नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने करनाल रेलवे स्टेशन पहुंचकर जरूरतमंदों को अपनी सिक्योरिटी की गाड़ी में रैन बसेरा पहुंचाया। वहीं रैन बसेरा में शिफ्ट किए गए लोगों को खाने के लिए कोष से 2.5 लाख रुपए दिए गए। वहीं जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैन बसेरा में जरूरतमंदों के रहने खाने को उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। देखिए रिपोर्ट। देश में इस वक्त कोहराम मचाए हुए है। शीतलहर जहर बनकर लोगों की जिंदगी हराम कर रही है और ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ऐसे में हरियाणा में भी ठंड से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के इस मौसम में उन लोगों को जीवन यापन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों का समाधान करने के लिए सीएम मनोहर लाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। सीएम खुद जमीनी स्तर पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि ठंड के मौसम में लोगों के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा सके। इस कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने करनाल रेलवे स्टेशन पहुंचकर जरूरतमंदों को अपनी सिक्योरिटी की गाड़ी में रैन बसेरा पहुंचाया। वहीं रैन बसेरे में शिफ्ट किए गए लोगों को खाने के लिए कोष से 2.5 लाख रुपए दे दिए गए। वहीं जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैन बसेरों में जरूरतमंदों के रहने खाने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। स्टेशन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी निवास की व्यवस्था नहीं है, जो शायद सर्दी के कारण से कहीं भी उनको आश्रय मिलता तो वहाँ सोते होंगे। तो जानकारी मिलते ही मैं यहाँ आया हूँ और आते ही जब ये लगा कि इन लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से रैन बसेरा बनाया गया है। अब या तो ये इनको जानकारी नहीं रही होगी, तो अब उनको जानकारी होने के बाद सबको बस में और रैन बसेरा में 70 से लेकर 80 लोगों तक ठहरने की व्यवस्था है और वहाँ पर इनको भेज करके इनकी जो आवश्यकताएं होंगी अभी तुरंत इनकी भोजन की व्यवस्था की गई है और इनके लिए बिस्तर के कंबल आदि भी मंगवा लिए गए हैं और अन्य व्यवस्थाएं भी अगर कोई इनको आवश्यकता होगी तो कल प्रातः तक वो पूरी करा करके। कुछ लोग तो इसमें मजदूरी करते हैं दिन भर और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं। अपने काम के हिसाब से वो दिन में काम करेंगे और रात्रि के समय उनको रैन बसेरे में पूरी व्यवस्था इनकी ठहराने के लिए की जाएगी। इसलिए आगे भी इनको रोजगार मिलता रहे इसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन सर्दी इस प्रकार की रात्रि को बाहर खुले में सोना ये वास्तव में बड़ा एक ऐसा दृश्य बड़े चिंता वाला दृश्य है। सर्दी समाप्त होने के बाद जहाँ ये जाना चाहेंगे वहाँ चले जाएंगे। अभी तो चूंकि रैन बसेरा इसी प्रकार के लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो दिन में अपना कहीं काम करेंगे और रात्रि को मानो उनको ठहरने के लिए वहाँ ठहराया जाएगा। इसका बाद में विचार करेंगे। अगर जाने में इनको कोई दिक्कत आएगी तो कोई वाहन की व्यवस्था करेंगे ताकि रात्रि को शाम को सोने के लिए रैन बसेरा में जाएं, प्रातःकाल फिर अपना वापस आएँ। तो इनकी वो व्यवस्था भी अगर कोई आने जाने की करनी होगी तो करेंगे। लेकिन अलग से यहाँ व्यवस्था करने का अर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो बहुत लोगों का आना जाना, यात्री सब आते हैं। यहाँ यात्रियों के लिए यात्री निवास तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से काम करने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाना मुझे लगता है ठीक है। देखिए, बहुत प्रदेशों में इस प्रकार के बेरोजगारी और इस प्रकार की जो गरीबी में जो लोग रहते हैं उनको शायद वहाँ काम मिलता नहीं है, तो जगह जगह जहाँ उनको काम मिलने की संभावना होती है वहाँ वो पहुँचते हैं। तो इसलिए हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि भाई कहीं के और के लोग हैं तो हम उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे। आखिर मानवता के नाते से गरीब लोगों की व्यवस्था जहाँ भी कोई रहता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम भी करते हैं, बाकी सरकारें भी करती ही हैं। मेरा ये नहीं कहना कि कहीं और नहीं करते होंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसकी व्यवस्था के लिए सबको ही एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इनकी आवश्यकता जैसी है तो तुरंत जो आवश्यकता पूर्ति करने के लिए 2.5 लाख रुपए इसलिए कि अगर मानो 50 लोग हैं तो कम से कम 5-5 हज़ार रुपये का सामान वो इनको मिल जाए। वो हमारे डिप्टी यानी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उस व्यवस्था को करेगा। बहरहाल इस ठंड के मौसम ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। जाड़ा लोगों का हाड़ हिला रहा है। ऐसे में सीएम ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है ताकि प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को अंबाला के एक टी स्टॉल पर चाय पीते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने दुकानदार और दुकान पर बैठे लोगों का हालचाल भी जाना। करनाल से चंडीगढ़ जाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफिला रविवार को अचानक अंबाला के टी स्टॉल पर रुक गया।
वहां उन्होंने चाय की चुस्की ली। मुख्यमंत्री को देखकर आसपास के दुकानदार भी चाय की दुकान पर आ गए। सीएम ने उनसे भी बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। करनाल से चंडीगढ़ जाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री का काफिला रविवार को अचानक अंबाला के टी स्टॉल पर रुका, जहां उन्होंने चाय की चुस्की ली। अब फिर के खड़े हो जाते हैं अंबाला के क्या अंबाला में हम लोग बताओ ना, एक आध तो भी बताओ। रविवार को दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री का काफिला सुल्तानपुर चौक के पास अचानक चाय की दुकान के पास रुका तो हर कोई दंग रह गया। अब फिर के खड़े हो जाते हैं दुकानदार और दुकान पर बैठे लोगों का हालचाल जाना। दुकानदार ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्होंने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा कि मुख्यमंत्री अचानक आ जाएं। मनोहर लाल को देख आस पड़ोस के दुकानदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों से चाय पीते हुए बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से समस्याओं के बारे में भी पूछा। दुकानदार ने मनोहर लाल से कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप आए। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था कि मुख्यमंत्री जी खुद आकर चाय पिएंगे। पहले कभी इस तरह से नहीं देखा कि मुख्यमंत्री अचानक आ जाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गाड़ियों का काफिला अंबाला में बलदेव नगर फ्लाईओवर उतरते ही सुल्तानपुर सिंह चौक के पास रुका। मुख्यमंत्री ने वहां चाय पीने के साथ टी स्टॉल पर बैठे लोगों से सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में भी पूछा। इससे पहले नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से चंडीगढ़ लौटते हुए अंबाला कैंट तक रोडवेज बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत करके अपने अनुभव को साझा किया था। उन्होंने बस के कंडक्टर से भी बात कर ई टिकटिंग की व्यवस्था को समझा था। अचानक सीएम को बस में देख रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर ही नहीं, यात्री भी दंग रह गए थे। बस कहाँ जा रही है? जम्मू कटरा जा रही है। अच्छा, कहाँ से चलेगी? दिल्ली से सर। अच्छा, कौन है? नाम सुरेंद्र कुमार। हेलो। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब सीएम मनोहर लाल जमीनी स्तर पर उतरकर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। सीएम अक्सर ऐसा करके योजनाओं की जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलो ये सब लोगों को बताओ, है ना? कौन सा जिससे लोगों को जन योजनाओं का लाभ देने में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की और कहा कि आम जनता के सहयोग के लिए विवादित मामलों को सुलझाने को लेकर समाधान योजना की शुरुआत की गई। अब तक 1 दर्जन से अधिक योजना पर काम हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक साल के व्यापार कर रहे व्यापारियों को उनका हक दिलाया जाएगा। जब जीएसटी लागू किया गया उस वक्त जीएसटी का विरोध किया गया, लेकिन आज जीएसटी व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। नोटबंदी जैसे कदम उठाकर समानांतर चल रही इकोनॉमी को मुख्य धारा में लाया गया। प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में हरियाणा बड़े राज्यों में पूरे देश में सबसे आगे है। को लगाने के निश्चित समय से पहले की दुकानों के कब्जे जिसके पास है, क्यों उनको मालिक बना दिया जाए। और हमने
शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 साल पुरानी दुकानों के जिसके कब्जे हैं और वो जो विधिवत किराए पर लीज पर बैठा है, उनसे एक निश्चित राशि लेकर के उनको दुकान को उनके हवाले कर दें। 4000 से ज्यादा ऐसी रजिस्ट्रियां करा करके हम दे चुके हैं ऐसे लोगों को। अभी और भी है लाइन में, लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी आ गई। जब ये करने लगे तो ध्यान में आया कि वो सब दुकानें जो है उनकी मलकियत यूएलबी की नहीं है। सरकार के डिपार्टमेंट में भी कैसे किसी नई नई चीजें ध्यान में आती हैं कि जमीन पीडब्ल्यूडी की है, दुकान बनवा दी यूएलबी ने और किराया यूएलबी लेने लग गया। जमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, दुकान का किराया यूएलबी ले रहा है। जब रजिस्ट्री कराने लगे तब वो रजिस्ट्री में पिछले मालिक का नाम देखा तो उसमें कहीं पीडब्ल्यूडी है और कहीं इरिगेशन है। वो कहते हैं हम तो रजिस्ट्री करा नहीं सकते। अब उन्हें सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि शहर के अंदर इस प्रकार की सब दुकानें जो किसी भी डिपार्टमेंट की जमीन है वो सब उसी तर्ज पर अडॉप्ट करके हम दे दें। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सी स्कीमें हमने बनाई, चाहे रेजिडेंशियल मामले को लेकर के है, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के है, चाहे हमारे व्यापारियों के नाते से है, चाहे इंडस्ट्री के नाते से है। उसी में से ये जब विषय आया, जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय बहुत बड़े असमंजस में सब लोग थे, पता नहीं क्या होगा, कैसी योजना होगी। और बहुत से शहरों में बड़े बड़े ग्रुप्स में लोगों ने स्ट्राइक कर दी, दुकानें बंद कर दी, बाजार बंद कर दिए। जीएसटी हम लागू नहीं होने देंगे, ये उस समय विषय था ना। और आज कोई अगर कहे कि चलिए वापस पुराना सेल टैक्स का और वैट का जो सिस्टम था उसको लागू करें, जीएसटी हटा दें, कोई हटाने देगा? नहीं हटाने देगा। क्योंकि जीएसटी का लाभ आज हमको मालूम हुआ है। पहले क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि मेरा व्यापार का थोड़ा सा अनुभव है। 1972 से लेकर के 1980 तक मैंने कुछ व्यापार भी किया, उद्योग भी किया। पुराना समय दिल्ली में करता था। दो भैया रखते थे, एक दुकान पर मुनीम बैठ के बनाता था, कोई आएगा उसको दिखा दोगे। और एक घर में, हमारे घर में पिताजी, बाबाजी, दादाजी वो रात को बैठ के बनाते थे और छोटी छोटी पर्चियां जेब में डाल के ले जाते थे। इन पर्चियों के आधार पर अच्छा बड़ा ईमानदारी से चलता था। पर्ची को कोई रोकता नहीं था, कोई पैसा मना नहीं करता था। जिसने लिया वो पर्ची दिखा करके पैसा देता था। वो पर्ची किसी नौकर को भी दे के भेजा हो, जाओ ये पर्ची ले जा, पैसे लेके आ जा। वो 10, 20, 50 हजार रुपये, 1 लाख रुपए उस पर्ची के आधार पर दे देता था। कोई डिस्प्यूट नहीं था, ईमानदारी थी, लेकिन वो परस्पर समझौता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 25 लाख तक के भुगतान राशि के लिए 50-50% की 2 स्लैब बनाई जाएंगी। 25 लाख से अधिक की राशि होने पर 40-30-30 की 3 स्लैब बनाई जाएंगी। और सीएम ने कहा कि पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है। गुरुग्राम और उसके आसपास का इलाका व्यापार के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। व्यापारियों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तत्पर है। इससे पहले भी व्यापारियों के नुकसान के 2 महीने में हरियाणा सरकार भरपाई कर चुकी है। और इसके बाद यदि 25 लाख से भी ऊपर है, उसके 3 स्लैब बनाने हैं, जो 10 लाख तक एक और 10 से 25। 10 से 25 का ये क्या है कि 12.5 यानी 50%। 14 लाख है तो 7 लाख, तो 50% पहली किस्त में और 50% दूसरी किस्त में। और जो 25 लाख से अगर ज्यादा है तो उसकी 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त होगी 40%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, और ये उससे और आगे 90 दिन, 180 दिन आफ्टर 30 मार्च। वो फिर पहले 90 दिन में दूसरी किस्त और अगले 90 दिन में तीसरी किस्त, यानी टोटल ला करके 30, 90, 90 ना 210 दिन लास्ट आदमी जिसने जमा कराना है। नहीं, पहले 30 दिन है। पहले तो 1 मार्च से 30 मार्च है, उसी में आपको पहली किस्त 30, अच्छा हाँ ये भी 30 मार्च है, 90 दिन हो गया। हाँ ये भी 90 दिन, ठीक है। हाँ ठीक है।
पहले भी 90 दिन, फिर 90 दिन, फिर 90 दिन, 270 दिन। व्यापार और कारोबार के और कई ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमने लागू किया है, बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं कि व्यापारी को, कारोबार करने वाले को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई तकलीफ ना आए। तकलीफ अगर आती है तो उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम ये भी हमें बनाया है कि 17-18 डिपार्टमेंट मिल करके जो जिसके विभाग की चीजें हैं, नई क्लियरेंसेज और सर्टिफिकेट जो देने हैं हमने, नए जो लाइसेंस देने हैं, वो भी उस सिस्टम के माध्यम से जल्दी दिए जाएं। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हरियाणा इस सारे सिस्टम में पूरे देश भर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा 3rd रैंकिंग है। टॉप 3 स्टेट्स में हम उसमें आते हैं और उसके कारण से प्रदेश के अंदर एक माहौल भी बना है इन्वेस्टमेंट का। बेस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन वो हरियाणा में भी गुरुग्राम और इसके आसपास ये एक अच्छा माहौल बना है। वो चाहे राजधानी के कारण से लगा लो, चाहे एयरपोर्ट के नाते से लगा लो, या एक जैसे प्रारंभ के ट्रेंड बन जाते हैं, खास करके जब विदेशी कंपनीज जो MNCs जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुड़गांव में उनके ऑफिस हैं। और अब धीरे धीरे गुड़गांव के बाद चाहे वो धारवाड़ा साइड में, अथवा मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो धारवाड़ा, नहीं तो फिर पानीपत की साइड में, नहीं तो रोहतक की साइड में, फरीदाबाद की साइड में। और फरीदाबाद जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका भी लाभ एक फरीदाबाद साइड को बहुत हो रहा है। विकास की बयार को रफ्तार देने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अब व्यापारियों के उत्थान का बीड़ा उठा लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से व्यापारियों को राहत देने के लिए 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है, जिसका असर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।